हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का अगला वीडियो लेके आए जो कि 7th है। अभी तक हम लोगों ने आपको डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बता चुके थे। अब हम आपको मैथ का एक पोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का जो अगर हम देखें तो 11th-12th में बच्चों बहुत ही अगर मदद मिलती है इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में। कंपटीशन में तो मिलती है। तो जैसे डिफरेंशिएशन बहुत सरल था वैसे इंटीग्रेशन भी बहुत सरल होता है, जितना फिजिक्स में इस्तेमाल होना है फिलहाल तो। ठीक है, तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ इंटीग्रेशन को समझिए कि इंटीग्रेशन की जरूरत फिलहाल फिजिक्स में क्यों पड़ती है। ठीक है, और वैसे इंटीग्रेशन होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। मैं आपको बहुत मतलब अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ही बाद में समझ में आएगा क्यों रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। फॉर्मूला बेस पे होता है। ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिए कि कहते हैं, इतना ध्यान रखिए। ठीक, अब चलते हैं। मैंने आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बताया था, कुछ बेसिक्स उसकी फिर से बात करते हैं। जैसे dy बाय dx लिखा था, क्या मतलब था dy बाय dx का? तो dy बाय dx को मैंने बताया था, इसको बच्चों क्या कहते हैं? स्लोप। और एक ऐसी जगह का स्लोप निकालना, बहुत छोटा सा पॉइंट हो, वहां पे हम स्लोप निकालते थे। मान लेते वो पॉइंट क्या है? c है। ठीक है, डिफरेंशिएशन वीडियो में अच्छे से बताया है। और एक बेसिक हमने बताया जो कि हम ये मानते हैं कि अगर a और b एक्सिस हो, फॉर्मूला डिवाइड होके बन रहा हो, गांठ बांध लीजिए, क्या निकालना है? स्लोप। a और b एक्सिस हो, फॉर्मूला मल्टीप्लाई होके बन रहा हो, गांठ बांध लीजिए, क्या निकालना है? एरिया। समझ गए? अब आगे चलते हैं। सपोज कीजिए एक मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक, ये सपोज कीजिए ये मेरा ग्राफ, y एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस? x एक्सिस। ठीक है, बहुत इत्मीनान से बहुत ही अच्छे से समझाएंगे क्योंकि जो हमारे जो फाउंडेशन या 11th के बच्चे हैं उनके लिए सब ये नया है। तो अच्छे समझिए, एक बार अगर आ गया समझ में कभी नहीं दिमाग से जाएगा। एक्चुअली चीजें समझ में कब नहीं आती, हम ध्यान से नहीं देखते हैं, और पहली बार में अगर कोई चीज आ गई तो फिर हटती भी नहीं है। ठीक, अब देखिए इसको समझते हैं पहले dy बाय dx, फिर इंटीग्रेशन। तो dy बाय dx की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, तो हम क्या करते थे? छोटा सा पॉइंट लेते थे और यहाँ ट्रायंगल बनाते थे। या तो ये जो है इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाए, ध्यान से देखिए, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन इस पॉइंट का क्या बता रही है? तो कहोगे सर ये तो स्लोप बता रही है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है। ठीक, और स्लोप होता क्या है? तो कहोगे tan थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, और इसी पॉइंट के लिए dy बाय dx की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं कि ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू ए है और ये ग्राफ x इज इक्वल टू बी पे जाके खत्म हो गया है। x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पे जाके क्या हो गया? खत्म हो गया। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर ट्रायंगल हो, एरिया क्या होता है? बहुत अच्छी बात, मल्टीप्लाई हो रही दो लेंथ। स्क्वायर हो तो आप कहते हो सर लेंथ इंटू लेंथ। रेक्टेंगल हो भाई एल इंटू बी। कोई और भी चीज हो जैसे सर्कुलर हो पाई आर स्क्वायर, सिंपल से बोलते। तो ये जितने भी शेप है ये कहीं ना कहीं एक एरिया नहीं बाउंड कर रहे हैं जिनका एरिया आप पढ़ते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन कहूं कि इस ग्राफ को देखिए और ये ग्राफ
अगर देखें क्या कुछ एरिया बाउंड कर रहा है क्या, x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी के बीच में, तो आपको कहेगा हाँ सर ये तो दिख रहा है कि भाई सर ये यहां से लेकर यहां तक का ये एरिया जो है ना ये बाउंड कर रहा है। मैंने कहा ठीक है एरिया निकाल दी, कोई फॉर्मूला हो तो बताइए। तो आप कहोगे सर ऐसे शेप का तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है नहीं है, जितने भी हम आज तक पढ़ते हैं छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं सारे सिमेट्रिकल शेप के एरिया पढ़ते हैं, तो यहाँ कोई तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है ऐसा, तो कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। अब चारा कैसे है कि अब कैसे निकाला जाए, भाई भाई फॉर्मूला नहीं दिखा, एरिया नहीं निकले क्या, भाई एरिया तो बाउंड ही कर रहा है ना कुछ तो एरिया बन रहा है, निकलेगा ही निकलेगा। तो अब हम इस तरीके के जो सिमेट्रिकल नहीं है शेप, सिमेट्रिकल तो देख लिया था, इंटीग्रेशन की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब ऐसी जगह एरिया फंस जाता है जो सिमेट्रिकल ना हो। ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसका एरिया निकलेगा, कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से निकलेगा। कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन की जरूरत बेसिक हमें ये पड़ती है कि ऐसी जगह पे एरिया बाउंड करना, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व जो सिमेट्रिकल ना हो। ऐसा नहीं कि सिमेट्रिकल होगा तो नहीं निकलेगा इंटीग्रेशन, निकलेगा, मगर सिमेट्रिकल एरिया अगर ना हो तो हमारे पास एक ही चारा होता है कि हम वहां पे इंटीग्रेशन लगाएं और हम अपने एरिया को निकालें। इंटीग्रेशन के सिंबल को ये कहते हैं। और इंटीग्रेशन का में अगर हम बात करते हैं तो हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को हम ऐड भी करना कहते हैं और टोटल निकालना भी कहते हैं। ऐड भी करना कहते हैं और टोटल भी कहते हैं। ठीक, आप ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन में आपने बेसिक्स जो है आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा लिखा रहता है, मान लीजिए y dx लिखा, ऐसा देखा होगा लिखा हुआ, ठीक है। मान लीजिए x dy लिखा हो, बुक खोली अगर ना तो मैथमेटिकल टूल्स में तो इस तरीके लिखा है, मगर समझ में नहीं आता सर ये एक्चुअली होता क्या, कैसे लगता है, मेरे को नहीं पता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझाता। और देखिए कभी जब ऐसा लिखा होता है ना तो इसको इनडेफिनेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट कहते हैं। और इसी चीज में यहां पे एक लिमिट लग जाए, जैसे x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, तो आपने क्या किया ना, a से लेकर b तक, मतलब किसी चीज को बाउंड किया, किसी चीज को क्या कर लिया, बाउंड कर दिया। अब किसी चीज को बाउंड कर देते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके का इंटीग्रल होता है, एक इनडेफिनेट होता है, एक डेफिनेट। तो अगर आप लिमिट लगा देते हो, अब बच्चों याद रखिए कभी भी इंटीग्रेशन में ये लिमिट इसको कहते हैं, और एक विदाउट लिमिट हो सकता है जिसको इनडेफिनेट कहते हैं। मतलब ये कंफर्म, जैसे यहाँ पे लिमिट नहीं लगे तो ये कंफर्म नहीं कि कहाँ तक का एरिया निकालना है। अब जैसे लिमिट लग गई ए से बी तो हमें समझ में आ गया ना कि ए से बी तक का एरिया ये निकालना है। इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। कैसे लगाया जाता है अभी सब बाद में समझ में। और इस ऊपर वाले को कहते हैं क्या है, अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर लिमिट। ठीक, अब मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। ये जो लिखा है, जैसे बच्चे छोटा सा स्लोप निकालते थे ना, वैसे आइए देखते हैं यहाँ पे एरिया निकालते हैं। यहाँ देखिए एरिया कम बन रहा है, यहाँ एरिया ज्यादा बन रहा है, ऐसा है। हम आपको एक चीज बताते हैं, जैसे सपोज करो आप ही बताते चलना, मैं एक छोटी सी स्ट्रिप लूं, ये लिया, तो अगर छोटी सी स्ट्रिप लूं तो इस पूरे ग्राफ में मैंने इतना छोटा सा एक एरिया लिया है। ठीक, छोटा सा एरिया लिया। ये वर्टिकल है, मान लेता हूं ये लेंथ कितना होगा, y1 लेंथ, और ये पूरा x एक्सिस है। ये छोटी सी स्ट्रिप लिया तो ये मान लेता हूं ये कितना होगा, dx1 होगा। कितना होगा, dx1 होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये बताइए इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर छोटी सी स्ट्रिप तो रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, और इस छोटी सी जो स्ट्रिप है इस रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, y1 dx1 हो जाएगा। मैंने भी कहा ठीक है भाई y1 dx1 होगा। क्या कुछ सेम सेम नहीं दिखाई दे रहा है, और सेम नहीं दिखाई दे रहा तो ये समझिए कि ये दो चीज क्या लिखी हुई है, मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है।
क्या निकालना है? एरिया। पहले ये जो चीज लिखा है इसको समझिए, बाकी इंटीग्रेशन बाद की बात। तो हमें ये समझ में आ गया कि इस छोटी सी स्ट्रिप को अगर हम देखें तो इसका एरिया निकालें तो y1 dx1 होता है। इतनी चीज बच्चों लिख ली। तो ये y dx हमें ये समझ में आ गया कि हम छोटी सी स्ट्रिप का क्या कर रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। और अपना हम दिमाग इस्तेमाल करें कि यार अगर इसी तरीके की छोटी 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 स्ट्रिप ऐसे बना देना और सबका एरिया ऐसे लिखते चले जाए और सारे के एरिया को जोड़ दें, तो ये तो साला पूरा ग्राफ का एरिया आ जाएगा, मतलब जो भी कर्व है उसका एरिया आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आइए थोड़ा देखते हैं, सीख लो एक बार अच्छे से। बाकी फॉर्मूला बता दिए, लगा लेना, आंसर निकाल देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। बहुत से वीडियो ऐसे आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, ये होगा लगा लीजिए, ये होगा, मगर उससे मजा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने एक छोटा सा एरिया और बाउंड किया, ठीक, इसको मान लिया dx2, ये लेंथ कितनी हो गई? y2। अब मैं इसका एरिया पूछूं, पहला एरिया क्या हुआ? y1 dx1, और दूसरा क्या हुआ एक तरीके से जो ब्लैक कलर से है, क्या हुआ? y2 dx2 हो गया। अब इसी तरीके हम एक और लेते हैं, ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप, ये मान लेते हैं dx3 हो गया, और ये क्या हो गया? y3 हो गया, y3 dx3। अब क्या दिख रहा है? सबको मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो इतने इलाके का एरिया आया कि नहीं आया? इसी तरीके और स्ट्रिप बनाते। तो आप कहे कि सर ऐसा है, ढेर सारी स्ट्रिप इसी तरीके बना देते जब तक ये कवर नहीं हो जाए और सबको जोड़ दिए तो एरिया निकल आता है। इस तरीके करते जाएंगे। और कब तक करते जाएंगे? मान लीजिए यहाँ n स्ट्रिप बनती, n नहीं, मान लो 10 बनती, तो इस तरीके 10 हो जाएंगे, y3 dx3 y4 ऐसा करके बनेगा। मान ली कोई ग्राफ होता है जिसको आपको बारे में नहीं पता, हम कहते हैं कि n बनेगा, तो क्या करते हैं? yn dxn, और ये सबको क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो बच्चों इसी पूरी चीज को जोड़ देना, ऐड कर देना, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? y dx, क्योंकि ये ग्राफ किसमें बना है? y और x में। और कहां से कहां तक अगर हम बात करें तो कहां से कहां तक ये ग्राफ कहां से एरिया बाउंड कर रहा है? a से लेकर कहां तक? b तक। तो लिमिट क्या लगा देंगे? a से लेकर b तक। तो ये आ गया उस पूरे ग्राफ का एरिया। समझ गए? इस पूरे ग्राफ का क्या आ गया? एक तरीके से इसको हमने एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि पूरे को जोड़ देना इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे एलिमेंट को आप क्या कर दीजिए, ये जो छोटा छोटा एलिमेंट बनाए हो इसको जोड़ना किसके इस्तेमाल करके करते हैं? इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। अभी हम एक बच्चों एग्जांपल लेंगे जिसका एरिया अभी तक जो आप जानते थे उससे निकलवाएंगे और इंटीग्रेशन से भी निकलवाएंगे। ठीक, आइए चलते हैं। चाहे तो यहाँ 1 से n तक लिखा था तो लिमिट क्या हो जाती है? 1 से n तक। इसका मतलब 1 से n तक का मतलब होता है कि सबको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये कि छोटे छोटे एलिमेंट को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो अगर जोड़ दिया इसी तरीके के बच्चों करते हैं तो पूरा ग्राफ का एरिया बन जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, तो अब थोड़ा सा एक काम आपको करना है, कुछ जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले देते हैं वैसे इंटीग्रेशन में भी कुछ रूल होता है, पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए तो हमें इंटीग्रेशन लगाने में मदद मिलेगी। जैसे x की पावर n dx, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? n+1 अपॉन n+1। अब बच्चों लिमिट नहीं दी रहती ना तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक सी टर्म ला देते हैं, वो क्या आती है आगे समझ में आएंगे, मगर इतना भी पहले याद रखिए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर x² dx लिखा होता, इंटीग्रेशन क्या होता? 2+1 अपॉन 2+1 और प्लस c। आगे चलते, x³ लिखा होता, क्या हो जाता? 3+1 अपॉन n+1 अपॉन n+1, ऐसा हो जाता। आगे चलते, x की पावर -5 लिखा होता, तब क्या होता? तो n
प्लस वन n प्लस वन और कांस्टेंट आ गया। तो अगर कहीं भी x की पावर n dx दिख रहा है तो उसका इंटीग्रेशन तुरंत क्या कहेंगे, ये। ठीक, पहला रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, ये वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कुछ बेसिक समझिए, अपने आप पता चले। अगला, जैसे लिखा हो बच्चों 1/x dx, ये एक स्पेशल केस आप कह सकते हो, x की पावर -1 dx। x की पावर -5 तो हो गया है ना, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1, मगर x की पावर -1 अगर लिखा हो तब n प्लस 1 मत करिएगा, तब n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मत करिएगा। ठीक, 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है। वो क्या होता है, log x। बस एक यही एक केस है जो वहाँ n प्लस 1 वाला फॉर्मूला नहीं लगता, बाकी हर जगह n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगता है। इसको ध्यान से रखे रहिएगा। ठीक, ऐसा क्यों? अभी हमने बोला कि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर हम देखें log x और इधर लिखिए 1/x, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन में आपने देखा भी होगा, नहीं तो बुक में देखिए, लिस्ट मैथमेटिकल टूल में दिया रहता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो रिवर्स है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा एक स्पेशल केस आ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। और रिवर्स थ्योरी अगर जाननी देखनी है तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए x² dx लिखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 होगा। मान लीजिए अभी c नहीं लगाते, बस आपको ये चीज कंपेयर कराते हैं, कितना हो गया, x3/3 हुआ। तो साइड में देखिए, तो x² और x³ 3, तो x² का जब आपने इंटीग्रेशन किया, x² का इंटीग्रेशन जब किया तो कितना मिला, x³ 3। और इसका अगर डिफरेंशिएशन नाउ करते हैं तो डिफरेंशिएशन x की पावर n होता है, तो क्या डिफरेंशिएशन होता है, nx n - 1। आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 - 1 और नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना हो गया, x²। तो देखिए वही चीज आ गई, तो x² का इंटीग्रेशन ये और x³ का डिफरेंशिएशन क्या, ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे अब चलते हैं। अब जो लिमिट रखी होती है उसको भी समझते हैं। और एक चीज और भी मैं बता दूं, कुछ रूल अच्छा पहले करते हैं, कुछ रूल जो है वो लिख लेते हैं। 1/x लिख लिया, जैसे लिखा हो sin x dx, sin x dx, sin x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो -cos x होता है। ठीक, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, cos x dx क्या होता है, sin x। ठीक, ex dx लगा हो और कांस्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये लिख लिया आपने। आपको मैंने x की पावर n बता दिया, साइन बता दिया, cos बता दिया, ex बता दिया। ठीक है, बेसिक इससे ज्यादा तो मुझको नहीं लगता है कि फिजिक्स में लगता है, क्योंकि जहां तक मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया, इतने ही से सीखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, लिमिट रखना सीखते हैं। जो लिमिट की बात होती है, लिमिट जैसे लिखा था x = a, x = b, और क्या लिखा था y dx, मैंने आपको बता दिया इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट। ठीक, इसको इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं, और ये एक तरीके से क्या है, फाइनल। तो a से b गए तो चेंज आया ना, a से b गए तो क्या हुआ, चेंज आया। तो चेंज कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। इसी तरीके जब भी लिमिट लगाएंगे ना तो क्या करेंगे, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां भी लिमिट अप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। कैसे होगा क्वेश्चन से मैं समझाता हूं, ठीक। चलिए आइए देखते हैं कैसे लिमिट रखते हैं, इस चीज को समझते हैं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन ही लेते हैं, 1 से 2 लिखा है एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक। सबसे पहला काम, सबसे पहले इंटीग्रेट करिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1 अपॉन n+1। सी नहीं लगाएंगे क्योंकि लिमिट आ गई है, ठीक। इतनी चीज क्या होगा, लिमिट कितनी 1 से 2, तो आपने क्या लिख लिया 1 से 2। इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 1 से 2। ऐसा कर, पहले सबसे पहले इंटीग्रेट करो, जो कि आ गया, लिमिट रख दो, सॉल्व कर लिए, लिमिट रख दिया। अब क्या करेंगे, x वेरिएबल है, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, मतलब फाइनल वैल्यू रखेंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। पहले फाइनल रखो, फिर माइनस लगा, फिर क्या रखेंगे, इनिशियल वैल्यू। कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8/2 -1/, यहां कितना 3 लिखा था, कितना आ गया 7/3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक ये हो गया, जैसे लिखा हो 2 से लेकर 3 x³ dx। सबसे पहले क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो 3 + 1 अपॉन कितना हो गया 3 + 1। लिमिट कितनी है 2 से लेकर 3, कितना हो गया x⁴/4। लिमिट कितनी है 2 से 3। तो सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3⁴/4 हो गया, और फिर x की जगह 2 रखेंगे, तो कितना होगा 2⁴/4। आ गया न्यूमेरिक फॉर्म में। तो लिमिट कैसे रखते हैं, सबसे पहले फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए आगे चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए sin x dx, θ1 लिखा होता और θ2, इसका इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है -cos x। पहले हमने क्या बताया आपसे कि सबसे पहले इंटीग्रेट कर लो, जो कि इंटीग्रेट लिमिट कितनी है θ1 θ2। तो सबसे पहले, अब वेरिएबल x है, तो सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे θ2 रख दिया, माइनस, अब x की जगह क्या रखेंगे θ1। फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगला मान लीजिए θ1 θ2 cos x लिखा हो, dx कितना हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x। लिमिट कितनी θ1 से θ2 लिख लिया। सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे अपर लिमिट, जो कि रख दिया, माइनस x की जगह क्या रखेंगे लोअर लिमिट। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल फिजिक्स में कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। ध्यान से देखें, जैसे लिखा हो x = t² + 2t, ठीक, या t लिखा हो, ध्यान से देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा भाई, अगर हम डिफरेंशिएट किए तो 2 आगे आ जाएगा 2 - 1, 1 आगे आ गया 1 - 1। तो dx/dt क्या होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमें मिल गई कितना 2t, और किसी पावर 0 1 होता है तो हमें 1 मिल गया, ये हमें वेलोसिटी मिली। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो हमें वेलोसिटी मिल गई, मिली कि नहीं मिली। तो अभी हमने लिखा है कि इंटीग्रेशन रिवर्स और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी पाएंगे। चलो देखते हैं वेलोसिटी को क्या इंटीग्रेट करें तो डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है क्या, चेक करते हैं। अब देखिए बिल्कुल मिलेगा, ध्यान से देखते हैं। उससे पहले एक चीज देख लीजिए, जैसे बच्चों लिखा हो एक रूल कांस्टेंट के लिए, जैसे लिखा हो कांस्टेंट dx, तो इसका जो रूल होता है क्या हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x, ऐसे लिख दीजिएगा। जैसे लिखा है 2dx, तो कितना हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x, 2 वैसे लिखे, 3dx, ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या x। जैसे लिखा है 5dt, तो क्या हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t। जैसे 6dv,
तो क्या dv का इंटीग्रेशन v। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, अब आगे ध्यान से देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी पाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पाया जा सकता है। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट भी पाया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं, चेक करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा इस समय पड़ रही है। हाँ, अब देखिए वेलोसिटी कितनी है 2t + 1, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वेलोसिटी कितनी है 2t + 1। अब देखिए, अब हम देखते हैं कैसे हमें मिलेगा वेलोसिटी। बच्चों क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम इंटीग्रेट करते हैं, चेक करते हैं। 2t + 1। अब ये dx है, dt को अगर हम इधर कर दिए तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। और हम दोनों तरफ क्या कर भाई, इधर इंटीग्रेट होगा इधर भी होगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। अभी बताया ना dx का इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट होता है। पावर कितना है? 1 है, तो कितना होगा? 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो गया, n + 1 अपॉन n + 1। और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन t, याद कर लीजिए। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2t² अपॉन 2, और ये t 2 से 2 कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई? t² + t। तो देखिए x को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला, और वेलोसिटी को हमने क्या किया? इंटीग्रेट किया, तो हम क्या पा गए? डिस्प्लेसमेंट पा गए। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो अब बच्चों ये मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखा दिया है। अब इसका जो क्वेश्चन है ये भी बाद में आएगा, पहले आप इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स आप सीख गए कैसे करना है। जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है फिजिक्स में। मैंने आपको कई चीजें इसमें समझा दी, क्यों इस्तेमाल होता है ये भी समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।